नमस्कार साथियों, आप सभी का बारहवीं क्लासेज यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आशा और उम्मीद आप सब मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। अपन ने 1857 की क्रांति के विषय में चर्चाएं संपूर्ण पूरी कर ली है। आज अपन एक नए टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन। नया टॉपिक है किसान आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। किसान आंदोलन क्यों हुए? क्योंकि किसानों की जो भी पड़त जमीन वगैरह होती थी उसके ऊपर लगने वाले कर, कोई राजा होता था उसके ऊपर कर लगा देता था और उससे जबरदस्ती किसी प्रकार से कृषि वगैरह जो भी होती थी उनको लूट के अपने अधीन कर लिया जाता था। पहले के टाइम में किसका शासन था? राजा का शासन होता था। राजा जैसा करता था वैसा ही सभी जो भी उसके जनता थी उसको मानना पड़ता था। इसलिए किसानों के ऊपर कई प्रकार के लाग बाग लगा लेते थे और उनसे प्रेरित होकर किसानों ने आंदोलन की शुरुआत कर देते हैं। जिससे कई प्रकार के आंदोलन हुए जिसमें कई तो अहिंसात्मक रूप से हुए, कहीं कहीं पर विद्रोह भी हुआ, जनहानि भी हुई, धनहानि भी हुई। को देखते हुए कई प्रकार के आंदोलन होते हैं। उनमें से अपन जो राजस्थान के महत्वपूर्ण आंदोलन है उनके बारे में चर्चा करेंगे, जैसे बिजोलिया है, बेंगू है, शेखावटी है, अलवर है, बूंदी आंदोलन है, भरतपुर आंदोलन है, मेवा किसान आंदोलन, इनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। ऑब्वियसली बात है, कोई भी अपन की जो भी मांगे वगैरह होती है पूर्ण नहीं होती है। आजकल अपन भी देखते हैं कि जैसे सरकार अपनी मांगे या कोई प्रकार की मांग नहीं तो अपन आंदोलन का रूप लेते हैं। अपन सभी एकटा होकर एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं और सरकार के विरुद्ध अपन प्रदर्शन करते हैं। पहले के टाइम में भी ऐसा होता था, कोई भी राजा होता था वो मांगे नहीं मानता था तो सभी किसान एकत्रित होकर एक जगह पर इकट्ठे हो जाते थे और राजा के खिलाफ प्रदर्शन भी करते थे। अंत में जाके राजा को बातें माननी भी पड़ती थी। कई राजा ऐसे भी होते थे उन बातों को नहीं मानते थे तो किसानों को हानियां भी पहुंचाते थे, जिनसे कई बार जन हानि और धन हानि भी हुई है। अपन आज के जो टॉपिक है किसान आंदोलन उसमें उसको शुरू करने जा रहे हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। आज अपन जो भी टॉपिक होगा, जैसे पहले 1857 की क्रांति बढ़े उसी तरह से अपन नेक्स्ट उसको कन्वर्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे और आगे पढ़ेंगे। आशा और उम्मीद आप सब जो भी क्लास वगैरह देख रहे हैं उनके नोट्स वगैरह साथ में बनाते होंगे। कोई भी सामग्री उपलब्ध होनी जरूरी होती है तो आपको कंटिन्यूली पढ़ाया जाएगा। आज विशेष दिन है। पहले तो मैं आप सबको हैप्पी क्रिसमस डे विश करना चाहूंगा, सभी को हैप्पी क्रिसमस डे। और उसी के साथ अपन आज की क्लास का आगाज करने जा रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ। आज का अपना टॉपिक रहेगा राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन। किसान किसान राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन। अपन भी ये किसान फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं। कभी लाइट वगैरह की कमी हो जाती, बिजली वगैरह की कमी हो जाती है तो भी अपन भी प्रदर्शन करते हैं। या फसल वगैरह खराब हो जाती है, नष्ट हो जाती है तो सरकार हमारे को बीमा वगैरह नहीं देती तो अपन भी सरकार खिलाफ क्या करते हैं? प्रदर्शन करते हैं। पहले के टाइम में भी सरकार वगैरह नहीं थे, राजा होता था, राजा ही सरकार चलाता था। और आज तो अपन के संविधान वगैरह सब सुख सुविधाएं हैं, उसका अपन सदुपयोग कर सकते हैं जिसके तहत अपन को जो भी मांगे उनको पूर्ति की जा सके। लेकिन पहले राजा ही संविधान होता था, वही चलाता था, उस वो जैसा कहता था वैसा करना पड़ता था। और कई प्रकार के लाग बाग लगा देते थे। चवरी कर रहे हैं, तलवार बंदाई कर रहे, किसी लड़की की शादी हो जाती है या उत्तराधिकारी के शुल्क होता है, इस प्रकार से कई प्रकार के वहां पर लाग बाग लगा देते, कर लगा, टैक्स लगा देते। पहला अपन पढ़ेंगे बिजोलिया किसान आंदोलन। किसान बिजोलिया किसान आंदोलन। दूसरा पढ़ेंगे बेंगू किसान आंदोलन। तीसरा पढ़ेंगे शेखावटी शेखावटी किसान आंदोलन। चौथा पढ़ेंगे अलवर अलवर के जो भी किसानों के द्वारा आंदोलन कीजिए उनके बारे में पढ़ेंगे। पांचवा पढ़ेंगे बूंदी
बूंदी किसान आंदोलन, उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। छठा पढ़ेंगे भरतपुर, कौन सा, भरतपुर किसान आंदोलन। उसके बाद में सातवां अपन जो मेन टॉपिक रहेगा बीकानेर, कौन सा आंदोलन, बीकानेर किसान आंदोलन के बारे में चर्चा करें। ये अपने सात जो मेन टॉपिक है उनके बारे में पढ़ेंगे। बिचौलिया किसान आंदोलन, बेंगो किसान आंदोलन, शेखावटी किसान आंदोलन, अलवर किसान आंदोलन, बूंदी है, ये हाड़ोती में हुआ, ये शेखर दोनों में हुआ, बूंदी है, भरतपुर और बीकानेर, इनके बारे में अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। आज अपना जो टॉपिक रहेगा बिचौलिया किसान आंदोलन को लेकर चर्चाएं करेंगे। बिचौलिया किसान आंदोलन, बिचौलिया किसान, ये भारत का एकमात्र किसान आंदोलन जो अहिंसात्मक रूप से किया गया था। अहिंसात्मक यानी किसी प्रकार की कोई हिंसा नहीं हुई, किसी मारपीट वगैरह जन हानि या धन हानि नहीं हुई। अहिंसात्मक आंदोलन हुआ, सबसे लंबा चलने वाला था आंदोलन है, तो भारत का मैराथन आंदोलन कहा जाता है। और ये 44 वर्षों तक चला था, 44 ईयर्स, कितने 44 वर्षों तक ये चला था। इसके बारे में थोड़ी इंट्रोडक्शन लिख लेते हैं। सबसे लिख देते हैं, भारत का सबसे लंबा चलने वाला किसान आंदोलन, कौन सा आंदोलन, किसान आंदोलन। दूसरा है भारत का, इसको कहते हैं भारत का मैराथन, मैराथन किसान आंदोलन। तीसरा, ये 44 वर्षों तक चला था। चला, इसको कहा जाता है भारत का अहिंसात्मक व सुनियोजित आंदोलन। अहिंसात्मक का अर्थ होता है किसी प्रकार की हिंसा वगैरह नहीं हुई, और सुनियोजित योजना के अनुरूप चला गया था। इसके अलग अलग चरण बनाए गए थे और योजनाएं बनाई गई थी, उसके अनुरूप ये चला था। ये था भारत का सबसे लंबा आंदोलन। तो एक और लिख लो, प्रथम किसान आंदोलन, प्रथम किसान आंदोलन कहा जाता है इसको। प्रथम किसान कृषक आंदोलन किसको कहा जाता है, बिचौलिए को कहा जाता है। अहिंसात्मक रूप से चला था, ये इसकी विशेषता है। प्रथम किसान आंदोलन भी कहा जाता है, ये 44 वर्षों तक चला था। इसका टाइमिंग, समय आपको पूछा जाए तो बताना, 1897 से लेकर 1941 ईस्वी तक ये चला था, 44 ईयर्स, याद रखना। इसके बाद में अपन चर्चा करेंगे बिचौलिया। बिचौलिया एक ठिकाना था, उसके जागीरदार कौन थे, इसकी स्थापना किसने की थी, बिचौलिया वर्तमान में कहाँ पर स्थित है, इसके बारे में अपन थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। बिचौलिया, याद रखना, बिचौलिया कहाँ है, भीलवाड़ा में। कहाँ पर स्थित है, भीलवाड़ा में। ये मेवाड़
रियासत का प्रथम श्रेणी का ठिकाना है। कौन सी प्रथम श्रेणी का ठिकाना? प्रथम श्रेणी का ठिकाना था कौन सा? बिजोलिया। इसका प्राचीन नाम, बिजोलिया का प्राचीन नाम आपको पूछे तो बताना विद्यावली या विंध्यावली, विद्यावली या विंध्यावली। बिजोलिया को का प्राचीन नाम क्या है? पर विद्यावली या विंध्यावली। इसका प्रथम मेवाड़ रियासत का प्रथम श्रेणी का ठिकाना है। ये कहां पर स्थित है? भीलवाड़ा। बिजोलिया की स्थापना, बिजोलिया जो ठिकाना है इसकी स्थापना किसने की थी? अशोक परमार ने। याद रखना, अशोक परमार। कौन थे? अशोक परमार। अशोक परमार थे, उन्होंने स्थापना की थी। ये कहां के थे? जगनेर भरतपुर, जगनेर भरतपुर, जगनेर भरतपुर में जो शासक थे अशोक परमार, जिन्होंने राणा सांगा थे, जो युद्ध हुआ था उन बाबर और राणा सांगा के मध्य, उनमें इन्होंने क्या की थी? अहम भूमिका अदा की थी, इसलिए इसको बिजोलिया का ठिकाना दिया गया था। किसके? राणा सांगा के द्वारा, खानवा के युद्ध में। तो बिजोलिया की स्थापना अशोक परमार द्वारा जगनेर भरतपुर स्थित। यहाँ पर सर्वाधिक किसान पूछे किस जाति से थे, तो आप बताना धाकड़। कौन सी जाति? धाकड़ जाति के जो किसान होते थे वो यहाँ पर निवास करते। कौन सी धाकड़ जाति सर्वाधिक किसान थे? और अंतिम बात, यहाँ पर जागीरदार या जमींदार को क्या कहते थे? राव जी कहते। क्या कहते थे? राव जी कहते थे। बिजोलिया के जागीरदार होते थे उनको क्या कहते थे? राव जी कहते थे। बिजोलिया कहाँ स्थित है? भीलवाड़ा में स्थित है। मेवाड़ रियासत का प्रथम श्रेणी का ठिकाना है। और इसका प्राचीन नाम याद रखना विद्यावली या विंध्यावली। अशोक परमार ने इसकी स्थापना की थी। अशोक परमार कहाँ से थे? जगनेर भरतपुर से। यहाँ पर सर्वाधिक किसान किस जाति से बिलोंग करते हैं? वो धाकड़ जाति के किसान यहाँ पर सर्वाधिक रहते थे। कौन सी जाति के? धाकड़ जाति के किसान रहते थे। अब अपन बढ़ेंगे जो बिजोलिया किसान आंदोलन हुए उसके कारण क्या क्या थे? आंदोलन क्यों? कोई भी आंदोलन विद्रोह होता है उसके पीछे क्या रीजन होते हैं, उसके अनुरूप ही क्या होते हैं? आंदोलन विद्रोह वगैरह होते हैं। तो अपन बिजोलिया किसान आंदोलन है उनके कारण क्या क्या, उनके बारे में चर्चा करते हैं। बिजोलिया किसान आंदोलन के कारण। बिजोलिया किसान आंदोलन उसके कारण क्या क्या थे उनके बारे में चर्चाएं करते हैं। पहला कारण सभी प्रकार के लाग बाग क्या थे? कृषि जो भी खेती फसल वगैरह होता है उसमें बिजोलिया में सर्वाधिक क्या लगा दे? कर लगा 84 प्रकार के क्या लगा दी? लाग बाग। लाग बाग मतलब होता है कर, इंग्लिश में बोलते हैं टैक्स लगा। ये 84 प्रकार के कृषि के ऊपर टैक्स लगा। कृषि के ऊपर, विवाह से संबंधित कपड़े जो भी होते थे, रस्में वगैरह, उस पे कितने प्रकार के? 84 प्रकार के क्या लगा दिए? लाग बाग लगा दिए। दूसरा कारण था कि लाटा व कुंटा, लांटा व कुंटा पर कर, लाटा और कुंटा पर कर लगा दिए। लाटा क्या होता है? कटी हुई फसल पर लगने वाला कर। कौन सी फसल पर लगने वाला कर? कटी हुई फसल होती जहाँ इकट्ठी की हुई थी, अपन को कोई मारवाड़ी बोलते लाटा। लाटा जो भी फसल होती खेत में उसको इकट्ठा करके एक जगह लाया जाता है, वो उसके ऊपर जो भी कर लगता है उसको बोलते हैं लाटा कर। एक जगह जो इकट्ठी हुई फसल की जाती है उसको बोलते हैं लाटा। कोंटा यानी खड़ी फसल पर,
खड़ी फसल पर। कौन सी फसल? जो खड़ी फसल है उस पर भी उन्होंने कोटा क्या लगा देते, टैक्स लगा देते। लाटा लाटा व खूंटा, लाटा अपने मारवाड़ी शब्द है, ये कोटा दोनों मारवाड़ी शब्द। जो खड़ी हुई फसल को कोटा बोलते हैं, लाटा जो पड़ी हुई फसल, जो कटी हुई फसल होती है एक जगह इकट्ठी की जाती है उसको बोलते हैं लाटा। तीसरा कारण चौरी कर। चौरी कर ये कब लगाते हैं? 1903 ईस्वी में। कौन लगाते हैं? उसके जागीरदार थे करसन सिंह। राव करसन सिंह ये कर लगा देते हैं। ये कर किसान जो अपनी, जो कोई भी किसान होता जो अपनी पुत्री की शादी करता था, जो चौरी होती थी उसके ऊपर कर लगाया, कर जो चौरी होती थी उसके ऊपर कर लगाया गया। चौरी के ऊपर लगने वाला कर। किसानों की पुत्री के विवाह के समय चौरी पर कर, चौरी पर कर लगा दिया। कौन सी चौरी? जो भी चौरी वगैरह होते थे, फेरे वगैरह लगने की जगह होती है अपने हिंदू सनातन संस्कृति में, अपने जो एक शादी होती है, विधिवत रूप से शादी होती है, वहां पे एक स्थान होता है जहाँ पर चौरी बनाई जाती है, उसके ऊपर भी कर लगा दिया गया। किसके द्वारा लगाया? करसन सिंह ने कर लगा दिया। कब लगाया? 1903 ईस्वी में। ये पूछा जाता है चौरी कर किसने लगाया? करसन सिंह ने। कब लगाया? 1903 ईस्वी में। क्यों लगाया? क्योंकि किसानों की जो पुत्री होती थी उनकी शादी होने के ऊपर कर लगाया। किस कारण से लगे? उसके बाद में तलवार बंधाई कर। चौथा कारण था तलवार बंधाई कर। ये किसने लगाया? ये लगाया राव परचय सिंह ने। किसने लगाया? राव परचय सिंह ने। कब लगाया? 1906 ईस्वी में। याद रखना 1906 ईस्वी में राव परचय सिंह ने, राव परचय सिंह ने 1906 ईस्वी में लगा दिया। तलवार बंधाई कर क्या होता था कि उत्तराधिकारी शुल्क। कौन सा? उत्तराधिकारी शुल्क। उत्तराधिकारी शुल्क, शुल्क या फीस, इंग्लिश में फी बोलते हैं। उत्तराधिकारी शुल्क लगा दिया गया तलवार बंधाई कर। एकमात्र राजपूताना की एक रियासत जैसलमेर, याद रखना, जैसलमेर को छोड़कर, जैसलमेर को छोड़कर बाकी सभी जो भी रियासत होती थी उनसे तलवार बंधाई कर लिया जाता था। किससे? जो जागीरदार होते थे, अपने जो उत्तराधिकारी, यानी एक जागीरदार की एज होने के बाद में अपने बेटे या जो भी उत्तराधिकारी नियुक्त करता था उसके ऊपर कर लगाया जाता। किसान होता था, कोई भी बड़ा जागीरदार जमींदार होता था, उनके ऊपर कर लगाया जाता। जैसलमेर एक ऐसी रियासत है जिस पर तलवार बंधाई कर नहीं लगाया जाता था। याद रखना, अपन पढ़ रहे किसान बिजली किसान आंदोलन के कारण, जिसमें 84 प्रकार के लाख वाले निकासी जो भी होता है टैक्स लगा दिए गए। लांटा व खूंटा पर टैक्स लगा दिया। उसके बाद में करसन सिंह ने घिनौनी हरकत करते हुए चौरी, एक युवती की शादी में चौरी होता था, चौरी के एक स्थान पर उनके ऊपर भी क्या लगा दिया? कर लगा दिया। उसके बाद में तलवार बंधाई कर परचय सिंह ने 1986 में लगाया, उत्तराधिकारी शुल्क लगा दिया गया। ये मेन कारण थे किसके? बिजलिया किसान आंदोलन के, जिससे किसान सभी परेशान हो जाते हैं। परेशान होकर सभी किसान, एक राव गोपाल दास जो जागीरदार होते हैं उनके मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद किसान क्या करते हैं? किसान है राव करसन सिंह या किशन सिंह, अगला कौन बनता है? राजा बनता है। तो उसमें और चलो पहले तो यहाँ तक तो ठीक था, पहले राव गोपाल दास थे, वहां तक ठीक चल रहा था। किसान जो भी टैक्स हो रहे दे रहे थे, कभी बारिश हुई तो भी फसल अच्छी हुई, कभी नहीं होती थी, फिर भी यहाँ से यहाँ हद तो तब हो जाती जब चौरी कर लगा दिया जाता। किसके द्वारा? या करसन सिंह या किशन सिंह, इसमें याद रखना, आप कंफ्यूज बना, किशन सिंह में आ सकता है। राव किशन सिंह या करसन सिंह एक ही बात है, ठीक है। किसान सब एकत्र होके मृत्यु, कहाँ? गंगाराम ठाकर के पिता की मृत्यु हो जाती है, वहां पर सब एकटे हो जाते हैं। वहां पर साधु सीताराम दास आते हैं, उनसे किसान बात करते हैं। साधु सीताराम के कहने पर वो कुछ किसान महाराज जो मेवाड़ के शासक थे उनके पास चले जाते हैं। अपन अब पढ़ने जा रहे हैं बिजोलिया किसान आंदोलन कितने चरणों में हुआ, कब हुआ, उनके बारे में चर्चा करेंगे और आज के प्रथम चरण के बारे में शुरुआत करेंगे।
इसके बाद में अपन चर्चा करेंगे बिजोलिया किसान आंदोलन के चरण। चल कितने चरण है? तीन। कितने चरण है? तीन, याद रखना। पहला, सेकंड और थर्ड। पहला कब होता है? 1897 से लेकर 1915 तक ये पहला चरण चलता है। दूसरा चरण 1916 से लेकर 1922 तक, ये दूसरा चरण चलता है। तीसरा चरण चलता है 1922 से 1941 तक। अलग अलग तीन चरणों में बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रसार होता है। तीन अलग अलग व्यक्तित्व आते हैं और उनका बिजोलिया किसानों को उनका नेतृत्व करते हैं। तीनों चरण क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। साधु सीताराम, विजय सिंह पथी वगैरह जो भी होते हैं, इनमें अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। अपन पहला चरण पढ़ेंगे। पहला चरण 1897 से लेकर 1915 ईस्वी तक। पहला चरण हेडिंग लगा देना, बिजोलिया किसान आंदोलन का पहला चरण का पहला चरण। इसका समय लिख लेना 1897 से लेकर 1915 तक। अपन 1897 से कुछ समय पहले की बात करते हैं, जब बिजोलिया के जागीरदार थे राव गोपाल दास। कौन थे? राव गोपाल दास जमींदार थे। उनकी 1894 ईस्वी में उनकी डेथ हो जाती है। डेथ होने के बाद उसका पुत्र होता है, वो जो बिजोलिया का जागीरदार बनता है। पुत्र के जागीरदार बनते ही उन्होंने 84 प्रकार की लाग बाग लगा दी और 1/2 भू राजस्व कर लगा दी। माना कि किसी के पास 5 बीघा जमीन है। कितनी है? 5 बीघा जमीन। इस पर तो 84 प्रकार का क्या लगा दिया? लाग बाग। और 1/2 भू राजस्व। जैसे 5 बीघा जमीन है, उसकी 2.5 बीघा स्थिति किसके अधीन आ जाएगी? राजा के अधीन। सीधी और जागीरदार उसके अधीन आ जाएगी। किसान के पास बची 1/2 2.5 बीघा जमीन, इसमें भी 84 प्रकार का क्या लगा दिया? कर लगा दिया। अब किसान बेचारा, जैसे किसी के अनाज 5 बोरी हो रहा है, तो 2.5 बोरी तो सीधा कौन ले जाएगा? राजा। पहले से उसका निर्देश, उसने भू राजस्व कर लगा दिया। उसके बाद में 2.5 बोरी बचा। 2.5 बोरी में क्या करेगा कि इसमें भी 84 प्रकार का चमड़ी कर का दे दो, तलवार बंदाई कर दे दो, बच्चे का जन्म हो गया दे दो, पुत्री का जन्म हो गया दे दो, आपने कोई नया घर प्रवेश किया है या कुछ भी किया, वो कपड़े पहने, कुछ भी किया, उस पर क्या लगा दिया? कर लगा दिया। इस प्रकार से वेट थोड़ा को लगा बीच में, सॉरी। तो उन्होंने क्या किया कि ये 2.5 जो बोरियां बची, 2.5 बोरी अनाज हुआ, उसके ऊपर कई प्रकार के टैक्स लगा दिए। इससे किसान बेचारे परेशान हो गए। परेशान होकर एक 1997 में एक गंगाराम धाकड़ नाम किसान था, उसके पिता की डेथ हो जाती है गिरधरपुरा गांव भीलवाड़ा में। वहां पर सभी किसान एकत्रित हो जाते हैं। सभी किसान एकत्रित होते हैं। वहां पर एक साधु सीताराम दास, कौन? सीताराम दास। साधु सीताराम दास भी वो गिरधरपुरा में आते हैं। कौन थे? पुस्तकालय अध्यक्ष थे। पुस्तकालय अध्यक्ष किसान अंग्रेजों जो राजा होता है उनके अधीन काम करते थे। तो वो कहाँ आते हैं? गिरधरपुरा गांव में। गिरधरपुरा गांव में आने के बाद वो सभी किसानों की बातें सुनते हैं। वो किसानों को निर्देश दे रहे हैं कि आप ऐसा करो, कोई दो व्यक्तियों को आप जो महाराज है मेवाड़ के फतेह सिंह, उनके पास भेजिए, कुछ न कुछ सॉल्यूशन होगा। तो वह 2 व्यक्ति नानजी और ठाकरी पटेल, नानजी और ठाकरी पटेल को कहाँ भेजते हैं? महाराजा फतेह सिंह के पास भेजते हैं। महाराजा फतेह सिंह ने सूचना किसको दी? करशन सिंह को, कि आपके 2 किसान यहाँ पर आए, ये हो रहा है।
तो करशन सिंह ने जैसे ये बात सुनी तो नानजी और ठाकरे पटेल थे, उनको जो रियासत होती है उनसे ठिकाना था, उनसे बाहर निष्कासित कर देते हैं। उसके बाद में 1906 में और क्रोधित हो जाते हैं और चमड़ी कर लगा देते हैं। अपन यहाँ तक पहले लिख लेते हैं, उसके बाद आगे की चर्चा करेंगे। याद रखना सन 1994 में बिजलिया का बिजलिया के जमींदार कौन थे? राव गोपाल दास। याद रखना, राव गोपाल दास। राव गोपाल दास थे। इनकी मृत्यु हो जाती है 1894 ईस्वी में। इनकी क्या हो जाती? मृत्यु हो जाती। तो जैसे ही मृत्यु हुई तो नया जागीरदार बना, नया जमींदार या जागीरदार बना, वो थे राव करशन सिंह। कौन थे? राव करशन या किशन सिंह, एक ही बात है। करशन सिंह या किशन सिंह। राव करशन सिंह या किशन सिंह नए जागीरदार बनते हैं। जागीरदार बनते ही उन्होंने क्या किया? किसानों के ऊपर 84 प्रकार, कितने प्रकार के? 84 प्रकार की लागबाग मैंने पहले बताया, लागबाग यानी कर लगा दिया। लागबाग अपन ने पहले चर्चा की, लागबाग क्या होती है उसके बारे में। उसके बाद में उसने क्या किया कि 1/2 भू राजस्व कर, कौन सा? भू राजस्व कर लगा दिया। 1/2 भू राजस्व, भूमि का ऊपर लगने वाला कर। जैसे 1 बोरी अनाज हुआ, आधी बोरी किसकी अधीन चली जाए? राजा के अधीन। आधी बोरी जो बची उसके ऊपर अलग प्रकार से 84 प्रकार के लागबाग लगा दिए। यहाँ से किसान क्या हो जाते? परेशान होने के बाद में एक गंगाराम धाकड़, उनके पिता की डेथ हो जाती है। डेथ होने पर वहां सभी किसान एकत्रित हो जाते हैं। उनके बारे में अपन चर्चा करते हैं। ये 84 प्रकार के लागबाग लगा दिए, 1/2 राजस्व कर लगा दिया। ये बात है 1897 ईस्वी की। कब की बात है? 1897 ईस्वी में क्या होता है? सभी किसान एकत्रित होकर कहाँ चले जाते हैं? गिरधरपुरा गांव में। कहाँ? गिरधरपुरा गांव। गिरधरपुरा गांव कहाँ पर है? भीलवाड़ा में स्थित है। भीलवाड़ा। यहाँ पर क्या होता है? गंगाराम धाकड़ के पिता की मृत्यु हो गई। तो यहाँ पर भाग लेने आए कौन? भाग लेने आए साधु सीताराम दास। कौन आए? साधु सीताराम दास यहाँ पर भाग लेने आते हैं। कौन थे? पुस्तकालय अध्यक्ष। कौन? पुस्तकालय अध्यक्ष कौन थे? पुस्तकालय थे उनके, क्या थे? अध्यक्ष। पुस्तकालय अध्यक्ष। पुस्तकालय अध्यक्ष थे, वो यहाँ पर भाग लेने आते हैं। तो यहाँ पर सभी किसान एकत्रित हुए, सभी किसान एकत्रित हुए। यहाँ पर क्या होता है कि सभी किसान होते हैं वो इकट्ठा हो जाते हैं। गिरधरपुरा गांव में गंगाराम पिता की जब मृत्यु हो जाती है तब साधु सीताराम यहाँ पर भाग लेने आते हैं। साधु सीताराम ने योजना बनाई, उनके कहने पर कहा कि आप ऐसा करो, पहले अपन को किसी प्रकार की कोई आंदोलन वगैरह नहीं करना है, अपन शांति से राजा के पास चलते हैं और राजा जो निर्णय देंगे वो अपने ऊपर सरोपरि होंगे। तो 2 व्यक्तियों के कहने पर
तो राजा सीताराम के कहने पर, साधु सीताराम के कहने पर नानजी व ठाकरे पटेल मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह के पास जाते हैं, कहाँ जाते हैं? और ये सीधे मेवाड़ के महाराणा कौन थे? फतेह सिंह के पास, फतेह सिंह के पास जाते हैं। जैसे ये फतेह सिंह के पास जाते हैं तो फतेह सिंह ने सूचना किसको दी? करशन सिंह को सूचना भेजी, करशन सिंह को सूचना भेजी कि करशन सिंह को क्या करते हैं? सूचना भेज देते हैं कि आपके जो ठिकाना है यहाँ से वहाँ किसान आए, उनकी क्या क्या प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम बता रहे हैं, ये क्या सच है या झूठ है, इनके बारे में हमें विस्तार से जानकारी दीजिए। इसके बाद में कुछ बिजुले जो महाराणा फतेह सिंह होते हैं वहां पर एक किसको समिति का गठन करके वहां पर भेजते हैं कि यहाँ पर क्या वास्तव में किसानों की स्थिति खराब है या नहीं, इसका क्या करेंगे? विश्लेषण करेंगे और राजा को सूचना देंगे। इसके बारे में सब चर्चा अपन नेक्स्ट स्लाइड पे करते हैं। इसके बाद में करशन सिंह को सूचना भेज देते हैं राजा। उसके बाद एक फतेह सिंह जो मेवाड़ के महाराणा थे, वो क्या करते हैं? हामिद हुसैन नामक जांच अधिकारी को बिजोलिया की जांच के लिए भेजते हैं कि वास्तव में किसानों की स्थिति खराब है या नहीं। ने हामिद हुसैन जांच अधिकारी को बिजोलिया भेजा, क्या किया? फतेह सिंह ने क्या किया कि हामिद नामक जांच अधिकारी को बिजोलिया भेजते हैं। इस जांच अधिकारी ने जो किसानों के पक्ष में रिपोर्ट दी, जो भी स्थिति थी वहां पर आया, निरीक्षण किया, निरीक्षण करने के बाद, विश्लेषण करने के बाद वो रिपोर्ट देते हैं कि वास्तव में किसानों की स्थिति बहुत खराब है, आप इसके ऊपर कुछ कार्रवाई कीजिए। लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती है। ने किसानों के पक्ष में रिपोर्ट यानी सूचना दी, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। लेकिन कोई कार्यवाही नहीं होती, सभी रिपोर्ट तो दे देते लेकिन कोई किसी प्रकार का कोई एक्शन कार्य वगैरह नहीं होता। करशन सिंह ने, इसके बाद करशन सिंह ने नानजी व ठाकरे पटेल को, नानजी और ठाकरे पटेल को ठिकाने से निष्कासित कर दिया, ठिकाने से बाहर निकाल दिया, निष्कासित कर दिया। क्या कर देते हैं? वापस जैसे ठिकाने के अंदर घुसे तो करशन सिंह ने इनको ठिकाने से बाहर कर दिया, गेट आउट कर दिया। तो करशन सिंह ने क्रोधित हो जाते हैं। 1903 ईस्वी में क्या करते हैं? चौवरी कर लगा देते हैं। क्या हो जाते हैं? चौवरी कर लगाते हैं। चौवरी कर लगाते हैं। चौवरी कर इस प्रकार से था, 5 ऐसे कुछ नाम दिए, 8 और 13 इस प्रकार से चौवरी कर लगाया जाता है। 5, 8, 13 ऐसे सोने की मुद्राएं वगैरह होती थी, कर लगा दिया जाता है। ये कर लगाने के बाद में बिजोलिया के किसान होते हैं यहाँ से ग्वालियर की ओर रवाना हो जाते हैं। किसान
सभी ग्वालियर जाने, क्या होता है, सभी किसान यहाँ से कहाँ जाने लगते हैं, ग्वालियर को रवाना हो जाते हैं। ये देखते हुए करशन सिंह को दया आ जाती है। करशन सिंह कहते हैं कि सभी किसान तो ग्वालियर करना जाए, अपन कुछ समझौता करते हैं और यहीं पर रुके। करशन सिंह वह किसानों के मध्य समझौता होता है। क्या होता है, समझौता होता है। किसानों के आधी अधूरी बातें मान ली जाती है। किशन सिंह कहते हैं आप जैसा कहोगे मैं वैसा करूंगा, लेकिन आप जो बिजली ठिकाना है इसको छोड़कर कहीं मत जाइए। तो किसान यहाँ पर वापस रुक जाते हैं और सभी इन दोनों के मध्य क्या हो जाता है, समझौता हो जाता है। कुछ शर्तें होती है कि आप इस संधि के तहत अपन समझौता करें कि आपको जो भी चाहिए मैं आपके छूट करनी है, चमड़ी करे, बंदाई करे, जो भी है उनको मैं आपको छूट दे रहा हूँ, किसी प्रकार का कर नहीं लगूंगा, बट आप यहीं पर बिचौलिया में रहिए। अंत में क्या होता है कि 1906 ईस्वी में करशन सिंह की मृत्यु हो जाती है, या किशन सिंह की मृत्यु हो जाती है। तो किशन सिंह की 1906 में मृत्यु होने के बाद एक नया जागीरदार बनता है, राव पार्थो सिंह। राव पार्थो सिंह जैसे जागीरदार बना उसने तलवार बंदाई कर लगा दिया। तलवार बंद कर लगाने के साथ किसानों से ये कह दिया कि जो मेरे पिताजी ने या करशन सिंह ने जो समझौते किए थे उनको मानने से इनकार कर दिया, कि मैं नहीं जानता उन्होंने किस प्रकार के कोई समझौते किए हैं। ये जो भी समझौते होते हैं उनको मुकर जाता है। अब आगे चलते हैं। उन्नीस सौ छह में करशन सिंह की डेथ हो जाती है। क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो नया जागीरदार बनता है, नया जागीरदार या जमींदार कौन बनता है, पृथ्वी सिंह। पृथ्वी सिंह पृथ्वी सिंह बनते ही उन्होंने एक 1906 में क्या कर दिया, तलवार बंदाई कर लगा दिया। कौन सा कर, तलवार बंदाई कर। 1906 में तलवार बंदाई कर लगा देता है और किसानों के साथ जो समझौता हुआ उनसे मुकर जाता है। किसानों के साथ समझौतों को मानने से इनकार कर देता, इनकार कर देता है। वो कहता है किसानों के साथ किसी प्रकार का समझौता नहीं होगा, अब मैं नया जागीरदार बन गया हूँ, मैं जैसा कहूंगा वैसा आपको करना ही पड़ेगा। ये किसानों के समझौते से क्या होता था, मुकर जाता है। इसके बाद में 1913 ईस्वी में क्या होता, फतेहकरण और ब्रह्मदेव दो युवा नौजवान व्यक्ति, युवक व्यक्ति थे। उन्होंने कहा कि अपन जो भी जमीन होती है उसको क्या रख देते, पड़त रख देते हैं। किस अपन खेती करेंगे नहीं, खेती नहीं करेंगे तो अपन से किस प्रकार का टैक्स लेंगे। तो 1913 ईस्वी में, कब की बात है, 1913 में, याद रखना 1913 में फतेहकरण, फतेहकरण व ब्रह्मदेव के कहने पर किसानों ने जमीन को पड़त रखा। पड़त का मतलब होता किसी प्रकार की 2-3-4 साल के लिए किसी प्रकार की खेती वगैरह नहीं करेंगे। ये कब की बात है, 1913। तो नए युवा थे, नए नए जोश और जुनून था। उन्होंने कहा कि अपन ऐसे करते हैं, किसानों से अपन सभी ने बात की कि अपन किसी कोई खेती वगैरह नहीं करेंगे, जमीन अपन रख देते हैं, अपन कुछ नहीं करेंगे।
पड़त भूमि होती है कुछ समय के लिए उस पर कुछ ना करना, इसका याद रखना। पड़त भूमि कुछ समय के लिए कुछ कृषि ना करना, कुछ समय के लिए कृषि नहीं करना। क्या ना करना? कुछ समय के लिए कृषि नहीं करना। पड़त भूमि, सर्वाधिक पड़त भूमि आपको जैसलमेर में मिलेगी। कहां पर है सर्वाधिक पड़त भूमि? का जैसलमेर में मिलती है। इसके बाद में इन्होंने जैसे ही किसानों को उकसाया कि आपको जमीन वगैरह नहीं पड़त कृषि वगैरह नहीं करनी है, तो पृथ्वी सिंह क्या करते हैं, इन ब्रह्मदेव और फतेहकरण को ठिकाने से निष्कासित कर देते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। क्या होता है कि पृथ्वी सिंह ने ब्रह्मकर्ण और फतेहकर्ण और ब्रह्मदेव को निष्कासित कर दिया। पृथ्वी सिंह ने फतेहकर्ण व ब्रह्मदेव को ठिकाने से बाहर निकाल दिया। बाहर निकाल दिया। ठिकाने से बाहर कर दिया किसको? फतेहकर्ण और ब्रह्मदेव को। उसके बाद में 1913 मई 1913 में पृथ्वी सिंह की क्या हो जाती है? मृत्यु, डेथ हो जाती है। पृथ्वी सिंह की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में नया जागीरदार बनता है उसका पुत्र केसरी सिंह। कौन बनता है? केसरी सिंह। केसरी सिंह नया जागीरदार बनता है। ये कौन था? नाबालिग था। केसरी सिंह कौन कैसा था? नाबालिग था। अल्पायु में ये क्या बन जाता है? वहां का जागीरदार बन जाता है। इसके पिता की जल्दी क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है और अल्पायु में राजा बन जाता है। इसी कारण इस जो चला रहा था, शासन चला रहा था, वो चला रहा था अमर सिंह राणावत। कौन चला रहा था? यहाँ का जो बिजोलिया का जो बिजोलिया जो ठिकाना था, इसका शासन कौन चला रहा था? इसका एक सेना था, मतलब अध्यक्ष था उसका अमर सिंह राणावत। अमर सिंह राणावत। कौन? अमर सिंह राणावत होते थे। ये इसका शासन प्रशासन वगैरह जो भी होता था, देख रेख ये चला रहे थे बिजोलिया ठिकाना का। यहाँ तक बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रथम चरण चलता है 1915 तक। कल अपन चर्चा करेंगे नेक्स्ट जो सेकंड चरण है 1916 से लेकर 1922 तक, उसके बीच में चर्चा करेंगे। याद रखना 1913 में इनकी भर्ती हो जाती है। केसरी सिंह जो नाबालिग था, उसका जो शासन या प्रशासन चला रहा था अमर सिंह राणावत, ये चला रहे थे। ये बहुत कुशासन प्रवृत्ति के थे। किसानों के किसी प्रकार के दया वगैरह का नहीं गठन नहीं करते थे, और ये किसी की बात नहीं मानना और अपनी मनमानी से काम करते थे। इसी कारण से मुसरमात कार्यालय का गठन किया गया। किसके द्वारा? अमर सिंह राणावत के द्वारा। किसका? याद रखना, मुसरमात मुसरमात हेडक्वार्टर का गठन किया गया, जिसके तहत अमर सिंह राणावत शासन चला रहे थे। आशा और उम्मीद आपको क्लास अच्छी लगी हुई कि आप हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।